स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं पहले। अब हम लोग इसमें जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो, वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह क्या करता है, अन्य आवेश पर बल लगाता है, उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हमने कहा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं जैसे कोई ये आवेश है +Q, तो इसके आसपास क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। तो इसके किसी बिंदु पर एक हम परीक्षण आवेश Q0 ले आए, तो यह क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो बल का अनुभव अगर होता है, हम मान लेते हैं F, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, E बराबर F/Q0। यदि हम लोग इसके परिभाषा की बात करें तो Q0 को हम लोग एकांक कर सकते हैं, 1 कूलाम कर देते हैं। तो E की जो वैल्यू है वह बराबर हो जाएगी F के। तो परिभाषा क्या बनाएंगे, हम बोल सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की माप, लगने वाले बल की माप क्या बताया, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की माप को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा से समझते हैं, क्या बताया कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को पढ़ना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ा अभी जानेंगे, परीक्षण आवेश क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, परीक्षण आवेश क्या होता है, एक काल्पनिक आवेश है। काल्पनिक आवेश कैसा, जो कि बिंदुवत होता है। दूसरी चीज, यह धनात्मक होता है। तीसरा, इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। कहने का अर्थ हमारा क्या है कि यदि हम किसी आवेश के पास लाएंगे तो यह स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाएगा, जिससे जिस भी आवेश के बारे में हम लोगों को ज्ञान करना, या कहा जाए जिस भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है, उसके वैद्युत क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परीक्षण आवेश कैसा आवेश होगा, काल्पनिक आवेश होगा। अब अगली चीज, इसकी परिभाषा क्या थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो E बराबर F/Q0 हमने लिखा, और Q0 को हमने कह दिया एकांक है, 1 है, तो E बराबर हो जाएगा F। तो यदि हम परिभाषा को बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगी परिभाषा, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल की माप क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो यह बल अपॉन में Q0 लिखा है, आवेश लिखा है, और बल होती है सदिश राशि, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होगी, यह सदिश राशि होती है। अगली चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो देखो E बराबर लिखा है F/Q0, तो F का मात्रक होता है बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक है न्यूटन, Q का मात्रक हो गया कूलाम, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात करते हैं, यदि हम यहां से विमीय सूत्र बनाना चाहते हैं,
विमीय सूत्र क्या होगा? तो देखो बल का मात्रक न्यूटन है और बल का विमीय सूत्र जो होता है वह होता है mlt की घाते -2 बटे में कूलाम लिखा है, आवेश है, और आवेश का विमीय सूत्र होता है at। यदि हम लोग इसको ऊपर ले जाएं तो विमीय सूत्र बनेगा ml, t ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगी, एक घात यह माइनस हो जाएगी, 2 पहले से है तो t की घाते -3 a की घाते -1। तो क्या बताया? वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। विमीय सूत्र बनाने जाएंगे तो न्यूटन बल है, बल का विमीय सूत्र होता है ml t की घाते -2, आवेश का विमीय सूत्र at, तो विमीय सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा? ml t की घाते -3 a की घाते -1 होगा। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, क्योंकि सदिश राशि है तो सदिश राशि की दिशा के बारे में जानेंगे। तो देखो ध्यान देना है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी जो दिशा होती है यह दिशा बल की दिशा होती है। लेकिन ये जो हम लोग दिशा मानते हैं वह हम मानक रूप में मानते हैं। मानक रूप में मानने का मतलब है हम लोग यदि धनावेश लिए हैं तब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह बल की दिशा होगी। लेकिन यदि हम लोग कह दें कि जो परीक्षण आवेश है या कहा जाए कोई अन्य आवेश है वह निगेटिव है, धनावेशित ना होकर ऋणावेशित है, तब बताइए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तब इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह बल की विपरीत दिशा होती है। क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह बल की दिशा ही होती है, लेकिन किसके लिए? धनावेश में। धनावेश यदि है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वही लगने वाले बल की दिशा होगी। लेकिन यदि ऋणावेश लिया गया है तो ऋणावेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है लगने वाले बल की विपरीत दिशा में होगी। कहने का अर्थ है हम लोग यदि मान लें कि यह कोई आवेश Q था और यह धनावेशित था, इसके कारण चारों तरफ क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तब इस स्थिति पर यदि परीक्षण आवेश जो लाए हैं वो धनात्मक है तो लगने वाला बल बाहर की ओर होगा, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी कैसी होगी? बाहर की ओर होगी। दोनों समान दिशाओं में होंगे। लेकिन यदि आने वाला जो परीक्षण आवेश है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो बल आकर्षण का लगेगा, तो बल की दिशा जो होगी वह आवेश की ओर हो जाएगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वह बल के विपरीत बाहर की ओर ही रहेगी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा डिसाइड होगी आवेश जो दिया गया है। आवेश यदि पॉजिटिव है तो आप बोलोगे पॉजिटिव आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यदि आवेश निगेटिव है तो लगने वाले बल की विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग बहुत सारे आवेशों के निकाय होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, इसका नाम डाल सकते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं बिंदु है। इस पर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है। अब यहां पर क्यों रखा हुआ है, यहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं बिंदु ए से आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु है,
यहाँ पर हम बिंदु का नाम डाल सकते हैं P। यह कितनी दूरी पर माना हुआ है हम लोगों ने? R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। क्या बताया कि मान लिया कि कोई एक बिंदु A है जहां पर कोई बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E, वह बराबर होती है F/Q0 के। तो हम लोग क्या करते हैं, जो परीक्षण आवेश Q0 है उसको बिंदु P पर रखा हुआ मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि माना परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर रखा है। यदि इस स्थिति की बात करें तो अब यहां पर दो आवेश हैं और कुछ दूरी पर रखे हैं तो कूलाम का नियम लग जाता है। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि कूलाम का नियम क्या होता है? नियमानुसार क्या बताया? कूलाम के नियमानुसार यदि हम लोग लिखना चाहें किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर कितना होगा? 1/4 पाई F∠0 Q1 की जगह Q है, Q2 और Q2 की जगह क्या रखा हुआ है? Q0 अपॉन में R²। और यदि माध्यम इसके मध्य में कोई परावैद्युत माध्यम K माने तो यहां पर सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4 पाई F∠0 K Q इंटू Q0 अपॉन में R²। यह किसके अनुसार है? कूलाम के नियमानुसार लिख रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा ही है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E, वह बराबर होती है F अपॉन में Q0 के। तो देखो F का जो मान आया है यहां पर रखेंगे तो F का मान यदि हम लोग रख दें, क्या है F का मान? 1/4 पाई F∠0 के Q इंटू Q0 अपॉन में R² और बटे में क्या लिखा हुआ है? Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। Q0 से Q0 जब कैंसिल हो जाएगा तो E का मान कितना आएगा? 1/4 पाई F∠0 के Q अपॉन में R²। और यही क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यदि मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या मात्रक होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या आएगा? 1/4 पाई F∠0 के Q अपॉन में R। समझ में आया होगा। और यदि किसी को समझने में कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप इसको रिवाइज करके पीछे से देख लीजिए। अब आते हैं इसी के आगे, आपसे पूछा जाए कि बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व R के मध्य ग्राफ क्या होगा। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि E बराबर आया है 1/4 पाई F∠0 के Q अपॉन में R²। तो इसका अर्थ क्या है कि E जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है R² के। क्या है? E व्युत्क्रमानुपाती है R² के। तो यदि हम लोग ग्राफ खींचना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R के मध्य हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यदि हम इसको देखें तो देखो R का मान यदि बढ़ाएंगे तो E का मान कम होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसलिए इनके मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक वक्र प्राप्त होता है। इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर हम R की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो E का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यह किसके लिए ग्राफ होगा? E व्युत्क्रमानुपाती 1/R² के लिए। ठीक है। अब अगली चीज में आते हैं कि यदि आपको कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है
पहले से ही और आपको पढ़ाया जा चुका है इससे पहले कि यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक समान प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया। हम कह रहे हैं यहां पर कोई एक आवेश ले आए Q और आपसे पूछ देगा बताइए यह आवेश यदि धनात्मक है तो लगने वाला बल किस तरफ होगा और यदि यह आवेश ऋणात्मक है तो लगने वाला बल किस तरफ होगा। तो देखो अभी अभी इससे पहले ही आपको समझाया गया था कि यदि धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है बल और यदि ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अब यदि हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर धनावेश और ऋणावेश में बल कितना लग रहा है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था कि E बराबर होता है F/Q0 या Q। यदि Q दिया गया है तो यहां पर हम लोग Q रखेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू Q या Q इंटू E। तो लगने वाला बल जो है वह किसके बराबर होगा, Q इंटू E के। यदि धनावेश होगा तो बल की दिशा में और यदि ऋणावेश है तो बल की विपरीत दिशा में होगा। अब चर्चा करते हैं इसको पढ़ें कैसे। अगर कोई सवाल आता है, सवालों में हम कैसे ध्यान दें कि धनावेश ऋणावेश को हम पहचाने कैसे। तो इतना याद रखना है कि यदि आपको धनावेश दिया जाता है तो हमेशा इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वह सदैव आवेश से बाहर की ओर होगी और यदि ऋणावेश दिया जाता है तो E की जो दिशा है वह सदैव आवेश की ओर होती है। किस प्रकार से, अगर हम लोग समझना चाहें, हम लोगों अगर बात करें, हमने कहा कोई प्लस आवेश है और इसके कारण आपसे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछेगा। तो देखो एक तरीका होता है कि या तो आप इसमें हम परीक्षण आवेश Q0 प्लस का ही रख दें और उसी से हम पहचान ले कि यदि प्रतिकर्षण लग रहा है तो बाहर और यदि माइनस का है तो आकर्षण के कारण अंदर की ओर। या फिर आप सीधे सीधे पढ़िए कि प्लस Q दिया गया है और प्लस के कारण क्या बताया गया, आवेश से बाहर। तो आवेश से बाहर यानी कि प्लस के कारण हम आवेश से दूर, आवेश से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। और यदि माइनस आवेश दिया गया है तब आवेश की ओर लिखाया गया है। इसका मतलब है यदि माइनस Q आवेश है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वह किस ओर रखेंगे, उस आवेश की ओर रखेंगे। अब अगली चीज में आते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि आपसे कह देगा कि कोई आवेशित कण है उसको वैद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, संतुलित करते हैं। किसी आवेशित कण को वायु में या वैद्युत क्षेत्र में संतुलित किया जाता है और आपसे पूछा जाएगा बताइए संतुलन की स्थिति क्या होगी। तो देखो जब भी किसी कोई आवेशित कण की बात कर रहे हैं तो इसमें द्रव्यमान होगा और यदि द्रव्यमान होगा तो किसी भी वस्तु में यदि द्रव्यमान है तो mg सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो mg सदैव कहां की ओर लगेगा, नीचे, पृथ्वी की ओर। इस कारण से ये जो आवेशित कण है यह कहां आ जाएगा, जमीन में आ जाएगा या पृथ्वी में आ जाएगा। यदि आप इसको संतुलन करना चाहते हो, संतुलित रखना चाहते हो तो इसके विपरीत में हमें कोई एक बल लगाना पड़ेगा जो इस बल के या mg के बराबर हो। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र के कारण बल पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो बल लगता है वह क्या होता है, F बराबर Q इंटू E। तो यदि हम संतुलन की स्थिति की बात करें तो लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E, F बराबर M इंटू G के बराबर हो तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो आवेशित कण हैं इसमें संतुलन की अवस्था होगी। क्या बोला कि यदि आपसे कहे कि संतुलित है कोई कण किसी वैद्युत क्षेत्र में, इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, F बराबर Q इंटू E बराबर M इंटू G।
ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी कण का जो द्रव्यमान है m, उसके कारण mg केंद्र की ओर पृथ्वी के लगेगा, जिस कारण से यदि आप इसको संतुलित करना चाहते हो तो इतने ही बल की हमें आवश्यकता होगी इसके विपरीत दिशा में। तो F बराबर QE और बराबर mg, यह क्या होगा? संतुलन की अवस्था होगी। अब आपसे पूछ सकता है बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या लें हम? यदि धनावेश है, या यह भी कह सकता है कि यदि वह कैसा है? ऋणावेश है। संतुलन की अवस्था में है, mg नीचे की ओर लगेगा, F बराबर Q इंटू E ऊपर की ओर लगेगा। अब आपसे हम पूछें कि बताइए इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा होती है, तो E की जो दिशा होगी वह बल की दिशा में ही होगी। लेकिन यदि ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव बल के विपरीत दिशा में होती है। तो लगने वाला बल ऊपर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह नीचे की ओर लगेगी। तो क्या बताया कि यदि आपसे कहेगा कोई आवेशित कण संतुलन की अवस्था में है तो आप F बराबर QE बराबर mg रखोगे। अब अगली चीज, अगर आपसे कह दे बताओ संतुलन की अवस्था है, धनावेशित कण है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या रखें? तो यदि धनावेशित है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्योंकि बल की दिशा में लेंगे, और यदि ऋणावेश है तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। किसके बारे में जानते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वह वैद्युत आवेश से बना हुआ निकाय या सिस्टम जिसमें दो ध्रुव हों। कहने का मतलब है यदि हम दो आवेश ले लें जिसमें आवेशों का परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो। प्रकृति विपरीत का मतलब एक धनावेशित है और दूसरा ऋणावेशित है, और इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें। अल्प दूरी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर हम लोग मान लेते हैं 2L है। तो ये जो पूरा निकाय बना, सिस्टम बना, इसी निकाय या सिस्टम को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बताया कि समान आवेश के परिमाण एवं प्रकृति में कैसे हैं? विपरीत हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। तो ये जो निकाय बना उसको हम क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। अब इसको परिभाषित कैसे करें? तो आप बोल सकते हो वह निकाय जिसमें समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसी में एक और चीज आती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बताया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो यदि हम ये जो आवेश लिया है Q, किसी एक आवेश का परिमाण Q और आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। क्या बताया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आवेशों के, जो भी आवेश लिए गए थे, किसी एक आवेश का परिमाण एवं आवेशों के मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। और यह जो P है ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी। तो यह जो P द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। क्या याद रखेंगे? जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है।
तो ये याद रहेगा। अब बात करते हैं P द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखो आवेश गुणे यहां पर दूरी लिखी हुई है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वह क्या होगा, कूलाम मीटर। अब बात करते हैं विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र की यदि हम चर्चा करें तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, और यहां पर 2L लिखा है तो 2 तो अंक है, इसका तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं। L लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र होगा L। तो जो विमीय सूत्र आएगा वह क्या होगा, LAT या LTA, आप किसी भी प्रकार से रख सकते हो। तो क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के मध्य की अल्प दूरी का गुणनफल। इसका मात्रक क्या है, कूलाम इंटू मीटर। विमीय सूत्र क्या है, LTA या LAT। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। दिशा क्या होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। आप लोगों को यदि कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर इसको रिवाइज करके पीछे देखिए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं।